नंबर 8 पर है महारानी दुर्गावती। सन 1524 में महारानी दुर्गावती का जन्म कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल के घर हुआ था। वह उनकी इकलौती संतान थी। वीरांगना महारानी दुर्गावती का विवाह राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से हुआ था। दुर्भाग्यवश विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय रानी दुर्गावती का पुत्र नारायण केवल 3 वर्ष का था। ऐसे में रानी ने स्वयं गरमल्ला के शासन की बागडोर संभाल ली, ऐसा कहा जाता है। अकबर के सूबेदार बाज बहादुर ने रानी दुर्गावती पर बुरी नजर डाली थी, लेकिन रानी ने उसे युद्ध में धूल चटा दी। जब दूसरी बार युद्ध हुआ तो रानी दुर्गावती ने उसकी पूरी सेना का सफाया कर दिया और इसके बाद वह कभी लौटकर नहीं आया। महारानी ने पूरे 16 वर्षों तक राज्य का शासन कुशलता से चलाया। इस दौरान उन्होंने कई मंदिर, मठ, कुएं, बावड़ियां और धर्मशालाएं बनवाईं। रानी दुर्गावती के वीरता भरे चरित्र को भारतीय इतिहास से हटाया गया, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम शासकों के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया था और उन्हें कई बार पराजित भी किया। अंग्रेजी शासनकाल में लिखे गए इतिहास और बाद में वामपंथी विचारधारा से प्रेरित लेखों ने अकबर को महान बताया और महारानी दुर्गावती जैसे नायकों को इतिहास से मिटा दिया। लेकिन रानी के बलिदान को कभी इतिहास से नहीं मिटाया जा सकता। कहा जाता है कि मानिकपुर के सूबेदार ख्वाजा अब्दुल मंजीम खान ने अकबर को रानी दुर्गावती के विरुद्ध भड़काया, जिसके बाद अकबर ने, जैसे अन्य राजपूत विधवाओं के साथ करने का प्रयास करता था, दुर्गावती को भी पाना चाहा। लेकिन रानी दुर्गावती ने अकबर के जुल्म के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया और स्वतंत्रता के लिए युद्ध भूमि को चुना। उन्होंने कई बार शत्रुओं को हराया और अंततः सन 1564 में बलिदान दे दिया। और नंबर 7 पर है रानी पद्मावती, जिन्हें पद्मिनी के नाम से भी जाना जाता है। वे राजा गंधर्वसेन और रानी चंपावती की पुत्री थीं। उनका विवाह चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के साथ हुआ था। रानी पद्मिनी अत्यंत सुंदर थीं। कहा जाता है कि उनकी सुंदरता पर दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी मोहित हो गया था और रानी को पाने के लिए उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। किले को गिरने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह को युद्ध के लिए ललकारा और फिर धोखे से उनकी हत्या कर दी। जब रानी पद्मिनी यानी रानी पद्मावती को यह सूचना मिली तो उन्होंने कई वीरांगनाओं के साथ मिलकर जौहर की अग्नि में ईसा पूर्व 1303 में आत्मदाह कर लिया, ताकि ना केवल जीते जी बल्कि मरने के बाद भी खिलजी उन्हें छू न सके। क्योंकि उस समय जब मुगल किसी राज्य को जीतते थे तो वे राजाओं की स्त्रियों के साथ दुष्कर्म करते थे, यहां तक कि लाशों के साथ भी अमानवीय कृत्य किए जाते थे। इन्हीं निर्मम अत्याचारों से बचने के लिए रानी पद्मावती ने यह साहसी और बलिदानपूर्ण निर्णय लिया। बॉलीवुड द्वारा उनके जीवन पर एक फिल्म भी बनाई गई है जिसका नाम पद्मावती रखा गया था। और नंबर 6 पर है झांसी की रानी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में हुआ था। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका था और सब उन्हें प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। मात्र 4 वर्ष की उम्र में ही माता का देहांत हो गया था, इसलिए मनु का पालन पोषण उनके पिता ने किया। 1842 में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से कर दिया गया। 1851 में उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन 4 महीने बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। उधर राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य भी बिगड़ गया। इसके बाद उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। उस समय लक्ष्मीबाई केवल 18 वर्ष की थी और अब वह अकेली रह गई थी, लेकिन उन्होंने अपने फर्ज को निभाना जारी रखा। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। ब्रिटिश सरकार ने दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। उस समय का ब्रिटिश वायसराय डलहौजी था। जब रानी को यह पता चला तो उन्होंने एक वकील की मदद से लंदन की अदालत में मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने रानी की याचिका को खारिज कर दिया। मार्च 1854 में सरकार ने रानी को महल छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन रानी ने ठान लिया कि वह झांसी छोड़कर नहीं जाएंगी और प्रण लिया कि वह झांसी को आजाद कराकर ही दम लेंगी। 1857 में जब ओरछा और दतिया के राजाओं ने झांसी पर हमला किया
तो रानी ने उनके इरादों को विफल कर दिया। 1858 में ब्रिटिश सेना ने झांसी पर आक्रमण कर उसे घेर लिया और कब्जा कर लिया। रानी ने पुरुषों की पोशाक धारण की, अपने पुत्र को पीठ पर बांधा, दोनों हाथों में तलवार ली और घोड़े पर सवार होकर युद्ध में उतर गई। उन्होंने घोड़े की लगाम अपने मुंह में पकड़ी और वीरता से लड़ते हुए अपने पुत्र और कुछ विश्वास पात्र साथियों के साथ वहां से निकल गई और तात्याटो पे से जा मिली। अंग्रेजों और उनके गद्दार भारतीयों ने रानी का पीछा किया। देश के विश्वासघातियों के कारण रानी को रास्ते में दोबारा शत्रुओं से युद्ध करना पड़ा। वीरता और साहस से भरे इस युद्ध में 18 जून 1858 को मात्र 22 वर्ष की आयु में महानायिका वीरगति को प्राप्त हो गई। तभी देश भर में नारा गूंजा, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और अब नंबर 5 पर है महारानी तपस्विनी, के बचपन का नाम उनके बचनंदा था। कहा जाता है कि बचपन से ही उनके भीतर राष्ट्र प्रेम की भावना भरी हुई थी। वे शास्त्रों का अभ्यास करतीं और सदैव ईश्वर की पूजा पाठ में लीन रहतीं। 1857 ईसा पूर्व में जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम की लहर उठी तो रानी तपस्विनी ने भी अपनी चाची लक्ष्मीबाई के साथ इस क्रांति में भाग लिया। उनके प्रभाव और नेतृत्व से अनेक लोगों ने इस संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ यह से असफल हो गई और रानी तपस्विनी को तिरुचिरापल्ली की जेल में बंद कर दिया गया। बाद में वह नाना साहेब के साथ नेपाल चली गईं। वहां उन्होंने अपना नाम बदलकर फिर से देश सेवा का कार्य शुरू किया। नेपाल पहुंचकर उन्होंने वहां बसे भारतीयों में देश प्रेम की भावना को जागृत किया। नेपाल के प्रधान सेनापति चंद्र शमशेर सिंह की मदद से उन्होंने गोला बारूद और विस्फोटक हथियारों की एक फैक्ट्री स्थापित की, जिससे क्रांतिकारियों को सहायता दी जा सके। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके ही सहयोगी खांडेकर के एक मित्र ने धन के लालच में आकर अंग्रेजों को तपस्विनी के बारे में सूचित कर दिया। जब महारानी तपस्विनी को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने नेपाल छोड़कर कोलकाता का रुख किया। कोलकाता में उन्होंने महाशक्ति पाठशाला नामक संस्था की स्थापना की, जहां बच्चों को राष्ट्रीयता की शिक्षा दी जाती थी। सन 1902 ईसा पूर्व में जब बाल गंगाधर तिलक कोलकाता आए तब उनकी मुलाकात महारानी तपस्विनी से हुई। 1905 ईसा पूर्व में जब बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ तब रानी तपस्विनी ने उसमें भी सक्रिय भूमिका निभाई। 1907 ईसा पूर्व में माताजी के नाम से विख्यात रानी लक्ष्मीबाई की भतीजी महारानी तपस्विनी का निधन हो गया, लेकिन उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। और अब नंबर 4 पर है रानी करुणावती, राजस्थान के मेवाड़ की रानी और महाराणा प्रताप की दादी महारानी करुणावती, जिन्हें रानी कर्मावती के नाम से भी जाना जाता है। वे भारत के बूंदी राज्य की राजकुमारी और एक अस्थायी शासक मानी जाती है। उनका विवाह मेवाड़ के राजा राणा सांगा से हुआ था। उनके 2 पुत्र थे, राणा विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह। पति राणा सांगा की मृत्यु के बाद रानी करुणावती ने सन 1527 से 1535 तक मेवाड़ राज्य का शासन संभाला। वे अपने पति की तरह ही उग्र स्वभाव की और साहसी थीं। जब बाबर ने तोपों के माध्यम से खानवा के युद्ध में राजपूतों को पराजित किया तब रानी करुणावती ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह हुमायूं का शत्रु था। कई इतिहासकारों का मानना है कि रानी करुणावती ने राजपूतों और मुसलमान शासकों के बीच संघर्ष की स्थिति में हुमायूं के सामने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि हम आपस में संधि कर ले और बहादुर शाह के विरुद्ध मिलकर युद्ध करें। हुमायूं ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। रानी करुणावती ने उसे राखी भेजकर अपना धर्म भाई बना लिया। हुमायूं ने भी राखी की लाज रखी और उनके राज्य की रक्षा का वचन दिया। रानी करुणावती कूटनीति में निपुण थीं। यह उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता ही थी कि उन्होंने हुमायूं जैसे आक्रमणकारी को भाई बनाया। बहादुर शाह की नजर बिना राजा के चित्तौड़ राज्य पर पड़ी। 1535 ईसा पूर्व में बहादुर शाह ने पहली बार चित्तौड़ पर हमला कर दिया और राजा विक्रमादित्य को पराजित कर दिया। इसके बाद उसी वर्ष 1535 में उसने दूसरा आक्रमण किया। राजपूतों और सिसोदिया वंश ने
बहादुरी से युद्ध किया, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी और वे युद्ध में हार गए। बहादुर शाह ने चित्तौड़ में प्रवेश कर लूटपाट शुरू कर दी। रानी करुणावती को जब ये निश्चित हो गया कि अब पराजय तय है, तब उन्होंने 8 मार्च 1535 ईसा पूर्व को दरबार की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर जौहर कर आत्मबलिदान दे दिया। वहीं सभी पुरुषों ने भगवा वस्त्र धारण किए और मृत्यु तक युद्ध करने के लिए निकल पड़े। नंबर 3 पर है रानी झलकारी बाई। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के पास स्थित भोजला गांव में हुआ था। वे एक दलित परिवार से थीं और बचपन से ही उनमें असाधारण साहस और शक्ति के गुण थे। जब रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ा, तो झलकारी रानी की गिरफ्तारी का खतरा तेजी से बढ़ रहा था। रानी को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए झलकारी बाई ने एक योजना बनाई। रानी बाई का वेश धारण किया और शत्रु के सामने यह अतितन साहसी कदम था ताकि असली रानी को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। अंग्रेज धोखे में आ गए और झलकारी बाई को पकड़ लिया। जब उन्हें सच्चाई का पता चला, तब झलकारी बाई को कैद में डाल दिया गया। कई स्रोतों के अनुसार वे कैद में ही वीरगति को प्राप्त हुई, जबकि कुछ स्थानीय मान्यताओं के अनुसार वे बाद में जीवित रहीं और एक साधारण जीवन व्यतीत किया। झलकारी बाई एक महिला योद्धा होने के साथ साथ समाज व्यवस्था को चुनौती देने वाली चेतना भी थी। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि वीरता न जाति की मोहताज होती है, न धर्म की और न ही लिंग की। भले ही इतिहास की किताबों में उनका नाम कम लिखा गया हो, लेकिन उनकी कहानी आज भी झांसी की मिट्टी में गूंजती है। आज जब हम स्वतंत्रता और समानता की बात करते हैं, तो झलकारी बाई का योगदान हमें ये याद दिलाता है कि देश की आज़ादी के लिए हर कोने से, हर वर्ग से आवाज़ उठी थी और उनमें से एक सबसे बुलंद आवाज़ थी। नंबर 2 है रानी ताराबाई भोसले। एक ऐसी वीर मराठा नारी जिसके नाम मात्र से ही मुगल साम्राज्य कांप उठता था। ये बात तब की है जब साल 1680 में औरंगजेब ने दक्षिण भारत को जीतने की ठान ली और दिल्ली की गद्दी छोड़कर दक्षिण की ओर कूच किया। औरंगजेब दक्षिण की ओर तो निकल पड़ा, लेकिन कभी दिल्ली वापस नहीं लौट सका, क्योंकि उसके दक्षिण विजय के सपने के सामने मराठा साम्राज्य चट्टान की तरह अड़ी खड़ा था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को रोकने के लिए स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की थी। उनके निधन के बाद बेटे संभाजी महाराज ने छत्रपति की पदवी संभाली और औरंगजेब से कई बार युद्ध किया। साल 1690 में औरंग ने संभाजी महाराज तक क्रूरता से हत्या दी, लेकिन उसी मराठा चट्टान से एक और शेरनी निकली, छत्रपति शिवाजी महाराज की बहू और छत्रपति राजाराम की पत्नी रानी ताराबाई भोसले। रानी ताराबाई ने अपने साहस और नेतृत्व से मराठा साम्राज्य की रक्षा की। उन्होंने मराठा सेना का ऐसा कुशल नेतृत्व किया जिसकी मुगलों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। छत्रपति राजाराम के निधन के बाद रानी ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम पर अकेले शासन की बागडोर संभाली। साल 1700 से लेकर 1707 तक उन्होंने की मुगल सेना के खिलाफ रणनीतिक युद्ध का संचालन किया। उनकी यही रणनीति महाराष्ट्र के सतारा किले में उनका निधन हो गया, परंतु उन्होंने मराठा इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया और उनकी वीरता को आज भी भारत के कोने कोने में याद किया जाता है। और अंत में नंबर 1 पर आती है सबसे वीर और साहसी रानी, मेवाड़ की हाड़ी रानी, जिनका बलिदान इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सिरधड़ से अलग कर दिया था। हाड़ी रानी राजस्थान के महाराज चौहान की पुत्री थीं और उनका विवाह मेवाड़ के सलूबर के सरदार रतन सिंह चूड़ावत के साथ हुआ था। शादी को कुछ ही दिन हुए कि सरदार रतन सिंह को युद्ध पर जाना पड़ा, लेकिन वह अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने जाते समय अपने सैनिकों से कहा कि वह रानी से उनकी कोई निशानी ले, ताकि वह युद्ध भूमि में रानी की याद को महसूस कर सके। हाड़ी रानी यह समझ गईं कि रतन सिंह प्रेमवश कमजोर पड़ सकते हैं और युद्ध में मन नहीं लगा पाएंगे। उन्होंने बिना किसी झिझक के एक पत्र लिखा और फिर अपने पास रखी तलवार से अपना सिर कलम कर दिया। उनके सैनिक आंखों में आंसू लिए वह सिर और पत्र रतन सिन्हा के पास लेकर पहुंचे। पत्र में रानी ने रतन सिन्हा का हौसला बढ़ाते हुए लिखा था कि वह युद्ध में सफलता प्राप्त कर सकते हैं,
बस बस उन्हें अपने अपने कर्तव्य पर ध्यान देना है। इस पत्र को पढ़कर रतन सिन्हा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने हाड़ी रानी का सिर अपने कंधे से बांधा और युद्ध के लिए निकल पड़े। ये हाड़ी रानी के विश्वास और बलिदान का ही परिणाम था कि रतन सिन्हा ने शौर्यपूर्वक युद्ध लड़ा और विजय प्राप्त की। हाड़ी रानी ने मेवाड़ की रक्षा के लिए अपने प्रेम और जीवन दोनों की आहुति दे दी और हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गई। हमारा भारत देश केवल शूरवीर राजाओं की भूमि नहीं, बल्कि ये वीरांगनाओं की जननी भी रहा है, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस महान बलिदान की कहानी को दूसरों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद।